खबरों की खबर इज स्पॉन्सर्ड बाय एसएस पब्लिक स्कूल मीरगंज गोपालगंज ब्रांच मछागर लछीराम। मैं हूं दया शंकर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज की संक्षिप्त खबरें। पत्रकार शक्ति सिंह की गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत। कल शक्ति सिंह अपने होटल साझा चूल्हा पर बैठे हुए थे तो अज्ञात अपराधियों ने उनको गोली मारी थी। कल हुए हत्या और हमला के मामले में सारण के डीआईजी मनु महाराज ने स्वयं संज्ञान लिया है। मनु महाराज गोपालगंज आकर खुद करेंगे समीक्षा। कल दिन भर गोपालगंज की पुलिस भोला सिंह की हत्या की गुत्थी सुलझा रही थी, तभी बंजारी मोड़ पर कल एक होटल संचालक की हत्या कर दी गई। अपराधियों के गिरफ्तारी करने के लिए होटल संचालक के परिजन बंजारी मोड़ पर धरना प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया और पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। एसडीपीओ नरेश पासवान मौके पर पहुंचकर उनके परिजनों को समझाया बुझाया और भरोसा दिया कि अपराधियों को तुरंत पकड़ा जाएगा। उसके बाद जाम को हटाया गया। होमगार्ड के जवान भोला सिंह के पुत्र ने 4 लोगों को नामजद और 2 लोगों को अज्ञात बताकर एफआईआर दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 नामजद अभियुक्तों को पकड़ लिया। जैसा कि आप जानते हैं, भोला सिंह थावे थाने में पोस्टेड थे। वे अपने घर से अभी कुछ दूर ही निकले थे कि अपराधियों ने उन्हें घेर कर गोलियों से छलनी कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह ने आज भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्यों को संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, भाजपा के उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी, पूर्व सांसद जनक राम सहित भाजपा के अन्य नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। यह बैठक भाजपा मुख्यालय चैनपट्टी में आयोजित की गई थी। भोरे बाजार में एक कपड़ा दुकान में चोरी के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को पकड़ा। भोरे बाजार के भवानी इंटरप्राइजेज में चोरी की गई थी। पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर चौधरी ने सदर अस्पताल गोपालगंज का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद उन्होंने पत्रकारों से बताया कि सभी डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों को बदलना होगा, नहीं तो मैं उन्हें बदल दूंगा। ये खबर जब आज अखबारों में छपी तो इसको पढ़ करके लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों के अंदर हड़कंप मच गया। डीएम डॉक्टर चौधरी स्वयं डॉक्टर हैं, इसलिए उनकी प्राथमिकता में स्वास्थ्य नंबर 1 है। वे स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी श्री अनिल कुमार रमन ने हड़ताल पर बैठे माले नेताओं को जूस पिलाकर उनके अनशन को तोड़वाया। जैसा कि आप जानते हैं, भोरे सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में डीआईजी सुनील कुमार ने माले के जितेंद्र पासवान को शिकस्त दी थी, लेकिन हार जीत का फासला बहुत कम वोट से हुआ था। माले नेताओं का कहना है कि उनके साथ पक्षपात किया गया है, उनको जबरदस्ती जिताया गया है। इसीलिए माले के नेता धरना पर बैठे थे। वे सरकार से सूचनाओं की मांग कर रहे थे।
अनुमंडल पदाधिकारी श्री रमन ने कहा कि उन्हें 13 जनवरी के पहले आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। मीरगंज नगर के लाल बाग एवं फैशन वर्ल्ड के मालिक लायन रवि केसरी की मां ने गरीबों के बीच कंबल बांटी। पूर्व पार्षद एवं लायन राजेश गुप्ता ने फेसबुक के माध्यम से मीरगंज नगर वासियों से अपील की है कि रात में जो स्ट्रीट लाइट जलता है, सुबह होते ही आप लोग आसपास के स्ट्रीट लाइट को बुझा दें। ये हमारी नागरिक के रूप में जिम्मेवारी है। आज की चर्चा में हम चर्चा करेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति की अपराधीकरण के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश के नेताओं ने देश को आजाद करने के लिए लंबा संघर्ष किया था। तकरीबन 200 वर्षों के संघर्ष के बाद अपना देश आजाद हुआ था। उस आजादी के समय हमारे नेताओं का सपना था और उन्होंने देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को लागू किया। देश में सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता को लाया, देश के अंदर समाजवाद को लाया और वो भारत को एक बेहतर देश बनाना चाहते हैं। आज भले ही हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन हम यह नहीं कह पाते हैं कि भारत दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र है। और इसका कारण क्या है कि यहाँ पर राजनीति में अपराधियों का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता चला गया। हालांकि जब तक भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तब तक राजनीति में अपराधी नहीं आते थे। अपराधियों का राजनीति में दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। उसके बाद एक दौर शुरू हुआ कि राजनेता अपने फायदे के लिए अपराधियों का उपयोग करने लगे। वे धन बल के साथ बाहुबल का भी उपयोग करने लगे, यानी कि मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए वे अपराधियों का सहारा लेने लगे ताकि वो चुनाव जीत सके। बाद में अपराधियों को लगा कि अगर वो नेताओं को चुनाव जिता सकते हैं तो वे स्वयं क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते। और उसके बाद ये दौर शुरू हो गया कि खुद अपराधी जो पहले राजनीति से दूर रहते थे, उसके बाद नेताओं को जिताने के रूप में काम करते थे, अब स्वयं राजनीति में आ गए। वे स्वयं चुनाव लड़ने लगे, चुनाव जीतने लगे, सरकार में शामिल होने लगे। ये प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और ये चिंता की विषय हो गई। ये प्रजातंत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो गई। इसको संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट ने लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कानून बनाए ताकि अपराधियों को राजनीति में आने से रोका जा सके। जैसे उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के पहले सभी प्रत्याशियों को अपना इनकम बताना होगा, अपने ऊपर कितने केस हैं उसको बताना होगा और इन सारी खबरों को अखबार में छपवाना होगा। प्रत्याशियों को बताना होगा कि उनके ऊपर अपराध के कितने मामले हैं, ताकि जनता जान सके कि जो प्रत्याशी चुनाव में खड़ा है उसकी छवि क्या है। इसके बावजूद भी आज भी राजनीतिक दल जो है अपराधियों को टिकट देते हैं और अपराधी चुनाव लड़ते हैं। इसके लिए राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है उसके लिए एक आदमी जिम्मेवार तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेवार है तो वो राजनीतिक पार्टियां हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी इस पर कोई कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है कि जो भी आरोपी हैं, जिनके ऊपर भी अपराध का कोई आरोप है, वे लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस मामले में सारी पार्टियां एक हो जाती हैं। कोई भी पार्टी आगे पहल नहीं करती है कि इन अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए, क्योंकि ये अपराधी है, ये बाहुबली है, वे स्वयं तो चुनाव जीतते ही है, वे पार्टियों को भी चंदा देते हैं जिससे पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। शायद यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियां अपराधियों के प्रति नर्म है। मैं आपको बता दूं कि 2004 से लेकर के
2019 तक अपराधियों की संख्या में कैसे इजाफा हुआ है, तो 2004 के इलेक्शन में 24% अपराधी चुनाव लड़े थे और 2019 आते आते इनकी संख्या 43% यानी कि 43% हो गई। ये सबको मालूम है। इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि नोटा का विकल्प भी दिया जाएगा ताकि जनता जो है ऐसे प्रत्याशियों का चुनाव न करे जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है। लेकिन इसके बावजूद भी हर राज्य में हर दल ने अपराधियों को टिकट दिया है जिनके ऊपर संगीन से संगीन जुर्म है, जैसे हत्या का, बलात्कार का अपराध है। वे लोग ही चुनाव जीत रहे हैं और सरकार में शामिल हो रहे हैं। यानी कि पार्लियामेंट में ऐसे लोग जा रहे हैं जो स्वयं अपराधी हैं, यानी कि अपराधी ही पहुंच करके कानून बनाना चाहते हैं। तो यह कैसे संभव होगा कि अपराधी ही अपराधियों के बारे में कानून बनाए? यानी कि जब चौकीदार ही चोर हो तो वो चौकीदारी क्या करेगा? हालांकि इसके लिए हम जनता भी कम दोषी नहीं है। जब भी होता है, सुप्रीम कोर्ट तो यही चाहता है कि आप प्रत्याशियों के बारे में जानें और उसके बाद वोट करें, लेकिन वोट के समय हम इन चीजों को तरजीह नहीं देते। हम पैसा के लोभ में, हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसे लोगों को चुन करके भेज देते हैं जो जा करके वहां बैठ जाते हैं और वो हमारे लिए काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी छवि स्वयं दानदार होती है। अगर हम चाहते हैं कि राजनीति से अपराध खत्म हो जाए तो उसके लिए मतदाताओं को भी जाति, धर्म और लोभ में फंस करके वोट नहीं करना होगा। उन्हें भी सही प्रत्याशी का चुनाव करना होगा जो लोकतंत्र के प्रति समर्पित हो। उसी तरह राजनीतिक पार्टियों को भी अपने लोभ को त्यागना होगा, नफा घटा को छोड़ करके उन्हें अच्छे प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारना होगा। तभी जाकर के अच्छे प्रत्याशी जीत कर जाएंगे और लोकतंत्र मजबूत होगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। खबरों की खबर के अगले एपिसोड को देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।